हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी, हम एसेंशियल में हमने प्रॉमिस टू पे ये पढ़ लिया था शायद, राइट। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट था डेफिनाइट एंड अनकंडीशनल, ऐसे ही जी। पेज नंबर 230 हम एसेंशियल प्रॉमिसरी नोट के एसेंशियल डिस्कस कर रहे थे ना। नहीं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, चलो। अच्छा जी, डेफिनाइट एंड अनकंडीशनल हम लोग बात कर रहे थे कि प्रॉमिसरी नोट के अंदर क्या क्या फीचर्स मौजूद रहने चाहिए। हमने कल बात कर ली रिटर्न होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे हो। अच्छा, आज हम बात करें पहली डेफिनाइट एंड अनकंडीशनल। यानी डेफिनाइट का मतलब है क्लियर हो, विविड हो, और अनकंडीशनल, अनकंडीशनल प्रॉमिस का क्या मतलब है, आप प्रॉमिस के साथ किसी किस्म की कोई कंडीशन अटैच नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते आई प्रॉमिस टू पे बट अगर आप ये कर दें, सपोज आई प्रॉमिस टू पे इफ यू डू मी अ फेवर, सपोज, ऐसी बातें नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है, मुझे एक बात बताओ, अनकंडीशनल क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि हमने इसको आगे इंडोर्स करना है। वो देखो, हमेशा मॉनिटरी वैल्यू एंडोर्समेंट में प्रॉब्लम नहीं करेगी। 50,000 मैंने आपके देने थे, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैंने 50,000 का इंस्ट्रूमेंट बना के आपको दे दिया। आपने किसी के देने, आपने उसको 50,000 का इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स कर दिया। ऐसे ही करते रहे हो आप। इसका मतलब ये हुआ कि एंडोर्समेंट में मॉनिटरी वैल्यू इशू नहीं करती। मैंने 50,000 का बनाया, वो 50 का ही ट्रेड हो रहा है, वो 50 का ही एंडोर्स हो रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर उसमें कोई कंडीशन एसोसिएट हुई, तो अगली पार्टीज कैसे कंडीशंस को करेंगी मैनेज? वो मैनेजेबल नहीं रहेगा। बात समझ आई? चलो जरा पढ़ते हैं फिर। जी बेटा पढ़ दें, जी पढ़ दें बेटी। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। बेटा पेज नंबर 230, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2.4.3, डेफिनाइट एंड अनकंडीशनल। ये प्रॉमिसरी नोट ही है ना, मैंने गलत तो नहीं आगे आवा कहीं? प्रॉमिसरी नोट ही है जी। The promise must not depend upon the happening of some uncertain event that is a contingency or fulfillment condition. ये दो बातें लिखी हुई बेटे, देखो। उसने कहा सबसे पहले ये किसी अनसर्टन इवेंट के ऊपर बेस ना करता हो। अनसर्टन इवेंट से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि किसी भी इवेंट के ऊपर, जैसा हमने कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़े थे, तो हमें याद है कंटिजेंसी कैसे क्रिएट की जाती है। तो कहते हैं किसी भी किस्म के इवेंट के ऊपर ये अनसर्टन इवेंट के ऊपर बेस ना करे। अनसर्टन से मुराद क्या? हमने सर्टन वाले पढ़े थे। सर्टन वाले क्या थे? डेथ अनसर्टन इवेंट था। इसी तरह हमने कहा इंडिपेंडेंस डे एक सर्टन इवेंट है। लेकिन अगर आप ये कहें कि फॉर एग्जाम्पल आई प्रॉमिस टू पे यू 50,000 इफ आई गॉट एडमिशन इन द कॉलेज, अब ये अनसर्टन है, आई डोंट नो वेदर आई विल गेट दैट एडमिशन और नॉट। मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो, आप एक इंस्ट्रूमेंट आज बना रहे हो, बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, मेकर और पे शायद यही रहता तो शायद प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आगे इंडोर्स भी होना है इस इंस्ट्रूमेंट ने। बात समझ आई है? सो ऐसी अनसर्टन इवेंट के साथ एसोसिएशन क्रिएट, इसका मतलब है सर्टन के साथ तो कर सकते हो इवेंट, अगर आपका सर्टन हो तो इंस्ट्रूमेंट, अगर मैं यहां पे यूं कर दूं, इंस्ट्रूमेंट अगर इस पे बेस भी करता हुआ तो एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट होगा, और अगर आपका इवेंट अनसर्टन हुआ तो आपका इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर हुई बात? सर्टन क्या है? डेथ। सर्टन क्या है? इंडिपेंडेंस डे। सर्टन क्या है? फाइनेंशियल ईयर क्लोजर 30 जून। और अनसर्टनिटी क्या है? इफ आई गॉट एडमिशन समवेयर। ठीक है, इस तरह की बातें। इज दैट क्लियर? इफ आई गॉट मैरिड से विद फलां, ये भी अनसर्टनिटी है। ठीक है, चलो जी प्लीज। और अच्छा, यहां तक जरा समझिएगा, लिखने का अंदाज है अपॉन द हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टन फ्यूचर इवेंट मीन्स अ कंटीजेंसी। अगली बात न्यू है, और द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, यानी ऐसा भी ना हो कि कोई कंडीशन अटैच हो, अनकंडीशनल होना चाहिए। जी प्लीज, नेक्स्ट बेटी। If an instrument contains a conditional promise to pay, it is not a valid promissory note and will not become valid and negotiable even after happening of the condition. कहता है अगर आपने इसे बेस किया किसी अनसर्टन इवेंट के ऊपर और वो इवेंट अगर हो भी गया, सपोज आई गॉट एडमिशन इन द कॉलेज, सपोज आई गॉट मैरिड विद दैट पर्सन जिससे मैं जो मैं मेंशन करना चाह रहा था, तो द पॉइंट इज, समझाना ये चाह रहा हूं कि तब भी ये इंस्ट्रूमेंट एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। बात समझ आ रही है? चलो प्लीज एग्जाम्पल 22 जरा पढ़ो। ABC
ए में वो कहता है, मैं आपके साथ एक एक लाइन पढ़ा करूंगा उसके बाद, पहले ए आप पढ़ लें, कंप्लीट कर लें, फिर मुझे बताइएगा। डन। तो उसने क्या लिखा, आई प्रॉमिस टू पे टू बासित 7 days आफ्टर माई मैरिज विद शहजादी। अब आई डोंट नो वेदर आई विल गेट मैरिड और नॉट विद दैट पर्सन, मैरिड तो हो ही जाऊंगा शायद, ये सर्टन हो, लेकिन उस शहजादी के साथ होऊंगा कि नहीं होऊंगा ये सर्टन नहीं है। सो इवेंट अनसर्टन हो गया, ठीक है। और इवन डेट में मैं मेरी शादी हो भी जाए शहजादी के साथ, तब भी ये इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड ही रहेगा, ठीक है। चलें प्लीज बी पे। डन। अच्छा, इसमें उसने लिखा प्रोवाइडेड दाऊद लीव्स मी एनफ टू पे द सम, ये मेरे लिए इतना छोड़ के जाएगा तो दे दूंगा वरना नहीं दूंगा। तो फिर अच्छा उसने लिखा हुआ आई प्रॉमिस टू पे टू बिलाल ऑन दाऊद्स डेथ, फिर तो वैलिड होता कि दाऊद के मरने के बाद पेमेंट जो इवेंट सर्टन हो जाता और इंस्ट्रूमेंट वैलिड हो जाता। लेकिन आखिर में उसने लिखा मरते मेरे लिए कुछ छड्डेगा तो फिर तनु भी दे देंगा, ठीक है। तो ये अब है, पता नहीं वो जाते जाते सारा कुछ ट्रस्ट के नाम कर जाए, इसके लिए कुछ छोड़ के ही ना जाए, ठीक है जी। सी एग्जाम्पल। डन। उसने क्या है गलत की हुई है, एज सून एज आई कैन, ठीक है। कंडीशनल बना रहा है उसको कि मैं दे दूंगा अगर मेरे पास हुए तो। ये हुए तो वाला कॉन्सेप्ट कौन सा है, ठीक है जी। चलें जी प्लीज, यहां तक समझ आ गई। तो इसका मतलब हम एक बात समझ आ गई, अनसर्टेन इवेंट के ऊपर बेस नहीं करना और प्लस हमने कंडीशनल नहीं करना उसको। लेकिन अब आगे कुछ समझाने लगा। देखो अगर मैं ये लिखूं, सपोज अगर मैं ये कह दूं कि बेटा सपोज मैं यूं कह दूं आई प्रॉमिस टू पे यू 50,000 ऑन डिमांड एट माई हेड ऑफिस। सपोज मेरे दो हैं ऑफिस हैं, एक प्लांट है जो शायद से किसी और लोकेशन पे है, हेड ऑफिस किसी और, बट मेरा पेमेंट जो है मेरा हेड ऑफिस करता है। तो क्या ये लिखना कंडीशनल हो जाएगा? लॉ कहते हैं नहीं, आप स्पेसिफाइड प्लेस मेंशन कर रहे हैं अगर, तो ये कंडीशनल नहीं है, इनफैक्ट आपका वो पेमेंट पैटर्न ही वही है। मेरी बात समझ आ रही है? मैं यूं कहना चाह रहा हूँ, इफ आई एम अ मेकर, आई एम मेकिंग एन इंस्ट्रूमेंट, आई एम सेइंग आई प्रॉमिस टू पे यू 50,000 रुपीज ऑन डिमांड या आफ्टर से इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, एट माई हेड ऑफिस लोकेटेड एट फलां प्लेस। तो क्या ये इंस्ट्रूमेंट को इनवैलिड कर देगा? नॉट एट ऑल। समझाना ये चाह रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक प्लेस का मेंशन कर देना इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क क्रिएट नहीं करता, और ना ही इसका मतलब ये होता है कि आपने ये कंडीशन लगाई है, ये कंडीशन नहीं समझी जाएगी। बात समझ आई? तो ज़रा पढ़ते हैं, फिर बेटी पढ़े ज़रा। But a promise to pay is not conditional if the amount is made payable at a particular place, like my head office. जी next. Or after a specified time. After a specified time. से मेरा बिजनेस और ही 10 to 5 है, तो मुझे मजबूरन अगर बीच में टाइम भी मेंशन करना पड़े कि विद इन या आफ्टर 10 AM, तो इसका मतलब मैं कोई कंडीशन अटैच नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपने बिजनेस पैटर्न को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। Is that clear? Next. Or on the happening of an event which must happen although the time of its happening may be uncertain. अब डेथ जो है उसका टाइम सर्टन नहीं है, लेकिन इवेंट सर्टन है। गौर करो, ये दो बातें हैं। इवेंट सर्टन है, मौत तो हर एक को आनी है, ठीक है ना, हर जीरू ने मौत का मजा चखना ही चखना है, लेकिन टाइम डिफरेंस है। सो टाइमिंग अनसर्टन हो भी जाए, अगर इवेंट सर्टन हो तो समझ लें इंस्ट्रूमेंट वैलिड है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, टाइमिंग में भी अनसर्टन, हैपनिंग में भी अनसर्टन, बट द इवेंट इज सर्टन। सो ऐसा केस एक ही बनता है डेथ का, ठीक है, ऐसा केस एक ही बनता है डेथ का। ठीक हो गया? चलें जी प्लीज। अब एग्जांपल 22 पढ़िए, 23 पढ़िए, सॉरी। डन? सबने पढ़ ली? कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके। नेक्स्ट, एसेंशियल, साइंड बाय द
मेकर, इसका मतलब मेकर के साइन होने चाहिए, वो मिसिंग नहीं होने चाहिए. मीन द पर्सन हु इज गोइंग टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट मेंशन दैट. जी प्लीज. Signed by maker, it is imperative that the promissory note should be duly authenticated by the signature of the maker. If the जी. maker is illiterate, तो उसके अंगूठे का निशान लगा दो. ठीक है जी, प्लीज बेटे पढ़िए. he may place his thumb mark. थंब मार्क लगा दे. ठीक है, तो या तो सिग्नेचर करे, और अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो अपने थंब मार्क का इस्तेमाल कर ले. जी नेक्स्ट. एग्जाम्पल 24 पढ़िए बेटे प्लीज. डन. अगला आसान सा एसेंशियल. भाई पार्टीज का पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी पार्टीज है. मतलब हु इज द मेकर, हु इज द पेई, पता होना चाहिए. जी प्लीज पढ़ी बेटी. Certain parties. The instrument points out with certainty as to who is the maker and who is the payee. मेकर कौन है, पेई कौन है. जी. Where the maker and the payee cannot be identified with certainty, the instrument, even if it contains an unconditional promise to pay, it is not a promissory note. तो कहता है कि अगर इसमें हमें पेयर और पेई, मेकर और पेई नज़र ना आए तो समझ लेना कि ये इंस्ट्रूमेंट फिर एक प्रोमिसरी नोट नहीं होगा. मेरी बात समझ आ रही है? तो बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई. अच्छा आप ज़रा समझिए, हम जो बेरर इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उस पर पेई का नाम होता है? नहीं. आप ज़रा यहाँ तक समझ रहे हो मेरी बात? हम जो बेरर इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उस पर पेई का नाम, तो फिर ये तो कह रहा है कि क्लियरली मेंशन होना चाहिए मेकर और पेई का नाम. मेकर का है लेकिन पेई का नहीं है जो हम बात कर रहे हैं. अब ज़रा यहाँ से मैं समझाना चाहूँगा कि प्रोमिसरी नोट की जब आप बात करते हो बेटे, इट्स अ प्रॉमिस टू पे. और हमने ये पढ़ा था, ये सपोज यूं कर लेते हैं, ये डिमांड भी हो सकता है और ये टाइम भी हो सकता है. ऐसे ही पढ़ा था, डेफिनेशन तो यही कहती है. लेकिन मुझे आज एक बात बताओ, टाइम इंस्ट्रूमेंट बने अगर, ठीक है, अच्छा सॉरी टाइम और डिमांड को डिस्कस कर रहा हूं, ऑर्डर को डिस्कस करता हूं. ऑर्डर और बेरर भी हो सकता है. तो इंस्ट्रूमेंट और बेरर भी तो होता है. अब बेरर, अच्छा ऑर्डर होगा तो उसका नाम मेंशन होगा, पे टू से सलमान और हिज ऑर्डर. और अगर बेरर हो तो क्या लिखा होगा, पे बेरर, हुएवर होल्ड्स इट. ऐसा है तो उसमें तो नाम नहीं आएगा फिर. ठीक है, होल्डर आ जाएगा, पेयर आ जाएगा, मेकर आ जाएगा, पेई का नाम. तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. जिस तरह फॉर एग्जांपल आप चेक लिखते हो कैश का, तो उस पर क्या किसी पेई का नाम होता है? नहीं. लेकिन उसके साथ जो डिपॉजिट स्लिप लगती है उस पर पेई का नाम होता है. बात समझ आई? लेकिन वो कोई भी हो सकता है, पेई, पेई का नाम नहीं होता उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट पे. और समझ पा रहे हो कि नहीं? चेक देखा हुआ है कैश का, कैश के चेक पे कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ कैश लिखा होता है, पे कैश, और नीचे उस पर्सन ने साइन किए होते हैं, ड्रॉर ने. कुछ पल्ले पड़ी कि ऊपर से गुजर गया. मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें एक प्रॉब्लम छोटी सी ये आ सकती है. जी प्लीज, कि मेई का नाम. लेकिन अगर हम इसको सेग्रीगेट करते हैं ना, क्या खजल हो रहे थे? अच्छा, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जब हम ये एसेंशियल पढ़ रहे होते हैं ना बेटे, ज़रा प्लीज़ एक बात का ख्याल रखना, ये जब एसेंशियल पढ़ रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं इसकी इश्यूएंस के टाइम की, फर्स्ट इश्यूएंस के टाइम की. ठीक है, कि पहली दफ़ा जब ये इंस्ट्रूमेंट बन रहा. अच्छा चलिए बाद में बात करूंगा उस डिमांड पे. जी प्लीज़ आगे चलिए. Where the person intended can reasonably be ascertained from the promissory note, he is a certain person, although he may be misnamed or designated by a description only. कहता है ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने पेई का नाम लिखा हो, उसका डेजिग्नेशन भी तो लिखा जा सकता है. ऑल्दो उसका नाम मिसनेम्ड हो, गलत लिख दिया आपने, लेकिन उसका डेजिग्नेशन अगर ये एसेंस दे रहा है कि हाँ किसकी बात हो रही है, तो फिर मेरा ख्याल है वो इंस्ट्रूमेंट एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट रहेगा. लाइक फॉर एग्जांपल से आई प्रॉमिस टू पे टू ₹5,000 टू प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टियन कॉलेज और हिज ऑर्डर, ठीक है, ₹50,000. अब whoever would be the principal, उसका अगर नाम लिख भी दिया या नहीं भी लिखा, तब भी ये इंस्ट्रूमेंट क्या एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि मेकर भी और क्लियर है, पेई भी क्लियर है. प्रिंसिपल कौन है? जो प्रिंसिपल है वही इसका हकदार है. बात समझ आई है? अब मैंने अगर नाम गलत भी लिख दिया तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मिस नेम भी हो जाए, लेकिन अगर डेजिग्नेशन उसको स्टेट करा हो तो उसने यही वर्ड कहा. अच्छा नेम स्पेल हो जाए तो कोई मिस नेम हो जाए, कोई मसले वाली बात नहीं है. वो कहता है ही इज़ अ सर्टन पर्सन. अगर आपको ये इंडिकेशन पता लगी कि किसके बारे में लिखा है, तो अगर कोई गलती हो भी गई तो वो गलती माफ़ हो जाएगी. और डेजिग्नेटेड बाय डिस्क्रिप्शन ओनली, तो और उस पर्सन को आप डिस्क्रिप्शन से भी वजाहत कर सकते हो कि हु इज़ द पेई.
क्लियर? चलो आगे चलिए प्लीज, एग्जाम्पल 25। तो कोई मसला नहीं, देखो whoever the principal is entitled to receive it, और अगर उसने एंडोर्स कर दिया तो उसने अपने सिग्नेचर कर दिए होंगे, ठीक है जी प्लीज। और अगर वही एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी भी, तो फिर जो इसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है, प्रिंसिपल साहब जो हैं वो ही उसके हकदार है, whoever the principal, क्योंकि फिर वो अगर वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएगा तो वो इंस्टीट्यूट को पेएबल होगा, उसने इंस्टीट्यूट के पैसे देने होंगे, ना कि किसी एक बंदे के। बात समझ आइए? चले प्लीज नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए प्लीज, एग्जाम्पल 25। डन? अच्छा जी, अगली बात सम पर चलो जी आगे। सम पेएबल मस्ट बी सर्टन। पढ़ने में बड़ी अजीब सी बातें लग रही हैं, लेकिन अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा ना प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आपको फील होगा यही बातें टेस्ट भी हो रही हैं फिर, ठीक है। सम पेएबल मस्ट बी सर्टन। जनाब जो अमाउंट लिखी हुई है वो बड़ी वजाहत के साथ होनी चाहिए। कितने पैसे? 50,000, 60,000, 1 लाख, कितने पैसे, कितने का इंस्ट्रूमेंट है, उसकी रीजन बताओ। अगर मैंने लिखा हो अमाउंट में कोई एम्बिग्यूटी हो, मैंने लिखा हो कि आई प्रॉमिस टू पे टू उमैर ₹50,000 एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। अब ये इंस्ट्रूमेंट कितने का है कुछ नहीं पता, शायद इन दो पार्टियों को तो पता है, लेकिन अगर इसने एंडोर्स कर दिया तो अगली वाली पार्टी को नहीं पता कितने का, कितने कौन से कितने एक्सपेंसेस। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि कह रहा हूं आई प्रॉमिस टू पे टू 50,000 टू उमैर और हिज ऑर्डर फिर अ सम ऑफ ₹50,000 और अदर एक्सपेंसेस। और भाई कितने अदर एक्सपेंसेस, कितनी अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम शायद मेकर और पेई में ना हो, लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर इस पेई ने इंडोर्स कर दिया इसको, तो उस पार्टी को कितने का इंडोर्स करेगा, कितने के एक्सपेंसेस हो सकता है। जो उमैर अपने जेहन में रख रहा है कि 50,000 ये प्लस 10,000 के एक्सपेंसेस, और उमैर ने 60,000 का इंडोर्स कर दिया। किसको इंडोर्स कर दिया? से उमर को इंडोर्स कर दिया, जबकि मेकर शायद बस ये समझ रहा था 60,000, 50,000 वो और 5,000 एक्सपेंसेस। मेकर का ज़हन है कि ही इज गोइंग टू पे एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी 55,000, बट पे ही ने उसे इंडोर्स कर दिया 60,000 का, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी इंडोर्समेंट के टाइम पे। सो इसलिए इंस्ट्रूमेंट में अमाउंट जो है वो क्लियर हो और डेफिनाइट हो, स्पेसिफिक हो, पता हो। जी प्लीज पढ़िए बेटी। Money promised to be payable must be certain and definite. The amount payable must not be capable of contingent addition or subtraction. यानी इसमें कुछ प्लस माइनस करने की आपने कंटीजेंसी ना रखी हो। जी एग्जाम्पल 26 जरा पढ़िए बेटे, और ए बी पार्ट। डन। अब वो कहते हैं कि मैं आपको कुछ बातें बताने लगा हूं जो मैं ये अज्यूम करता हूं कि अगर ऐसा सिनेरियो भी आ जाए तो अमाउंट सर्टन रहेगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 सिनेरियोज बताने लगा जिसमें वो कहने लगा है वो सिनेरियोज में अमाउंट सर्टन होगी। कौन कौन सा? नंबर 1 When it is payable with interest. When it is payable with interest, यानी अगर मैं कहूं कि 50,000 प्रिंसिपल प्लस 10,000 इंटरेस्ट, तो ये क्लियर इंस्ट्रूमेंट है कि कितना 60,000 का इंस्ट्रूमेंट। या मैं यूं कहूं 100,000 का प्रिंसिपल प्लस 10% इंटरेस्ट, तो ये इंस्ट्रूमेंट कितने का है? 1,10,000 का। इसका मतलब है इंटरेस्ट की अमाउंट गिवन हो या परसेंटेज गिवन हो, दोनों केसेस में इंस्ट्रूमेंट की अमाउंट क्लियर हो जाएगी। मेरी बात समझ आई? जैसा मैंने कहा भी कि 100,000 का आई प्रॉमिस टू पे से 100,000 प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% देयर ऑन। तो बेटा क्लियर हो गया ना, कितने का इंस्ट्रूमेंट हो गया? 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000 का इंस्ट्रूमेंट है। तो पेयर को भी पता होगा, मेकर को भी पता होगा और पेई को भी पता होगा कि इसे कितने का इंडोर्स करना है। या यूं लिखा हो 100,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू या इंटरेस्ट 10,000 रुपीज, तब भी एक ही बात है, तब भी सेम बात है, तब भी क्लियर है कितने का इंस्ट्रूमेंट है टोटल। सॉरी
खाली इंटरेस्ट लिखो, नहीं फिर वेग हो जाएगा ना। अच्छा, इस बेटे का क्वेश्चन है, अगर लिखा हो आई प्रॉमिस टू पे टू मिस्टर से उमैर और इज ऑर्डर 100,000 प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन, अब क्या हो गया? वेग हो गया। क्यों? क्योंकि वैल्यू क्लियर नहीं है, सर्टन नहीं है। क्लियर? सो या तो परसेंटेज मेंशन हो या अमाउंट क्लियरली मेंशन हो, तो दोनों केसेस में क्या होगा फिर? सर्टन इंस्ट्रूमेंट है, वैलिड है जी। आगे चलिए बेटा, करंट का वर्ड काट दें। व्हेन इट इज पेबल एट एन इंडिकेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, इंडिकेटेड रेट ऑफ करंट और करंट का वर्ड काट दें। वैसे तो ये इंस्ट्रूमेंट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट भी बन सकता है, लेकिन फॉरेन कंट्री में पेबल अभी हमने पढ़ा नहीं है, इनलैंड और फॉरेन को, वो बात पढ़ेंगे अभी। लेकिन उससे पहले अगर मैं कहूँ सपोज वैसे वो भी समझाएगा कि डॉलर में भी नहीं बनना, लेकिन कहूँ आई प्रॉमिस टू पे, अज्यूम करता हूँ एक समझाने के लिए इस पॉइंट को, आई प्रॉमिस टू पे टू उमैर और हिज ऑर्डर, ठीक है, $500 एट द रेट ऑफ से $210 पर डॉलर। ठीक है, क्या मुझे बताइए ये स्पेसिफिक है, ये सर्टन है अमाउंट के अनसर्टन है? सर्टन है। मुझे पता है, जब भी किसी के पास भी इंस्ट्रूमेंट हो उसे पता होना चाहिए 500 इंटू 210 टोटल कितने रुपीस का इंस्ट्रूमेंट हुआ, अमाउंट आ जाएगी। अगर मैंने इस रेट को मेंशन ना किया तब पंगा पड़ेगा। और भाई किस रेट पे इस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करोगे? कल ठीक इस क्या नाम है 2.5 महीने पहले की बात करें तो डॉलर रेट क्या था? दैट वाज अराउंड 160s में, 170s में, चले जो भी था। और आज डॉलर रेट क्या है? 210 20 में, 210-15 जो भी है। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर मैंने रेट मेंशन ना किया तो फिर इस डॉलर के साथ कौन सा रेट अप्लाई करोगे? तो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? एम्बिगुअस हो जाएगा, अनसर्टन हो जाएगा, अमाउंट सर्टन नहीं रहेगी। तो इसलिए मार्केट रेट, लेकिन तब भी अच्छा ये भी, इसलिए मैंने करंट का वर्ड कटवाया है। करंट रेट का मतलब यही है कि भाई इंप्लाइड बात है कि जितने में, लेकिन अब उसमें मसला क्या आता है? करंट का वर्ड मैंने क्यों कटवाया, उसकी टेक्निकली सुने। मैंने आज ट्रेड किया ही इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट कितने पे चला गया? सपोज मैंने ट्रेड किया 160 पे, इंडोर्स हो रहा है, अब आगे 170 80, जब मेरे पास वापस पेमेंट के लिए आना है तो क्या होना है? 210 पे। असूलन मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, इसलिए करंट का वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसको यूं कहूं कि अगर इसमें एम्बिगुइटी ये आ जाए कि अगर उसने ये ज्यूम ना किया और मेकर ने बनाते हुए बेवकूफ़ ने, तो फिर इंस्ट्रूमेंट गलत हो गया। लेकिन लॉ की नज़र में ये बात दुरुस्त है, करंट का वर्ड भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैंने कटवा दिया आसानी के लिए आप लोगों की। ठीक है, तो करंट या डिफाइंड हो, दोनों सर्टन है। अब चलो अगर समझ लिया तो फिर अब लिख लें, ठीक है, समझ लिए तो बिल लिख लेना। मैंने तो इसलिए कटवाया कि आप लोग ये ना हो परेशान कि अच्छा भाई उसने तो 150 पे इशू किया था, 210 पे क्यों वापस लेगा। बेटा इस तरह कई लोन्स हैं मार्केट में, जो वैसे पाकिस्तान में बहुत कम इंडस्ट्री है जो फॉरेन लोन एक्वायर करती है, लेकिन एक आधी कंपनी ऐसी है जो एक्वायर करके बैठी हुई है। तो वो क्या करती है, अगर मैं ये कहूँ चलिए रेडोल्फ की एग्जाम्पल देता हूँ। रेडोल्फ ने आज माल मंगवाया, माल आया से $5,000 का। रेडोल्फ ने 5,000 अगर आज ही पे कर दे तो 210 पे करेगी। और अगर खुदा ना खास्ता वो 2 महीने बाद का क्रेडिट पीरियड है तो अब उनको पे करेगी तो किस तरह पे करेगी? उन्होंने तो $5,000 ही चाहिए, तो किस रेट पे होगा? 250 पे, 40 पे। तो लायबिलिटी ऑटोमेटिकली लिफ्ट अप हो जाती है। मेरी बात समझ आई है कि नहीं? सो अब काटना तो काट लें, नहीं काटना तो लिख लें, कोई मसला नहीं। अगली बात, When it is payable in installments with the provision that on default being made in payment, the balance unpaid shall become due. ये बात हमने पहले भी बड़ी दफ़ा पढ़ी थी कि अगर आप कभी डिफ़ॉल्ट करते हो तो फ़ौरन से पहले सारी अमाउंट प्रिंसिपल की ओवर ड्यू हो जाती है जी। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, अगर इंटरेस्ट वंस अगेन वेग हुआ तो इंस्ट्रूमेंट फिर वैलिड नहीं होगा, ये बात ख्याल रखनी है। चलें जी प्लीज़ नेक्स्ट। अच्छा, ये जो अगली बात है ना, ये अगली लाइन काट दें। बेशक आप लोगों ने इसमें प्रॉब्लम हो जानी है, आप ये अगली लाइन 2 काट दें, ये प्लीज काट दें। चलें आगे प्लीज। सम पेएबल मस्ट बी अ लीगल टेंडर। जी प्लीज जी। एंडोर्समेंट अलाउड नहीं है, ठीक है। अब फिर उस इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएबल का कॉन्सेप्ट ही रेज नहीं होगा, वो निगोशिएबल ही नहीं रहेगा। उसका फायदा क्या हुआ फिर? उस इंस्ट्रूमेंट का फायदा क्या हुआ? से ये इंस्ट्रूमेंट आप कह रहे हो मैं नोट निगोशिएबल की स्टैंप लगा के उमैर को दे दूं, ठीक है, उमैर तो फंस गया ना फिर 3 महीने के लिए।
कि उमर किसी और को ये इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स ही नहीं कर पाएगा, तो उसके फीचर आपने उसका फीचर ही खींच लिया नेगोशिएबिलिटी का। जी, A promise to pay a certain amount of foreign currency or to deliver a certain quantity of goods is not a promissory note. लो जी, अब मैंने अभी डॉलर पे एग्जांपल समझाई है और अब उन्होंने लिख दिया है कि फॉरेन करेंसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता और ना ही गुड्स का इंस्ट्रूमेंट बन सकता। ये नहीं कहोगे आई प्रॉमिस टू पे यू 10 पैकेट्स ऑफ देन पैक्स ऑफ कुकिंग ऑयल, या आजकल ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, इतना महंगा तो हो ही गया कुकिंग ऑयल। सो 10 पैक्स ऑफ कुकिंग ऑयल या 100 लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल, नहीं, ये गलत है। ये इंस्ट्रूमेंट एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। प्लीज़ ज़रा पढ़िए, नीचे एग्जाम्पल पढ़िए 27। नहीं, फॉरेन करेंसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता, वही कह रहा है, लेकिन अभी खुद ही टाइप्स में समझाएगा कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, लेकिन फॉरेन करेंसी का नहीं बन सकता। कि आप ये नहीं कहोगे मैं आपको इतने डॉलर पे करूँगा, डॉलर में नहीं पे होगी, पेमेंट पाक रुपी में ही होगी, ये वो कहना चाहता है। यानी देखो ना, इस इंस्ट्रूमेंट की भी अगर पेमेंट हो तो होगी तो पाक रुपी में ना, तो वो ये कहना चाह रहा है। बेटा ये जो मैंने डॉलर वाला केस समझाया है, इसको यूँ समझ लें कि मैं डॉलर पे करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकता। आई प्रॉमिस टू पे यू $5,000, नहीं, ये नहीं बन सकता। हाँ, मैं इसके इक्वलेंट पाक रुपी का इंस्ट्रूमेंट बना सकता हूँ, ये कहने का मतलब है इसका। जी प्लीज़ नेक्स्ट एग्जाम्पल 27 पढ़िए बेटे प्लीज़ एक दफ़ा। ये वैलिड है, मैंने सिर्फ बताया कि ये नहीं कह सकता फॉरेन करेंसी का इंस्ट्रूमेंट कि आई प्रॉमिस टू पे यू $500, ठीक है, आई प्रॉमिस टू पे टू उमर और इज ऑर्डर $500,000, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं फॉरेन करेंसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकता, मैं पाक रुपी का इंस्ट्रूमेंट बना सकता हूँ, मैं गुड्स का इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकता, ये वो कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल बता दूँ क्या क्या जी। एग्जाम्पल में उसने क्या, आई प्रॉमिस टू पे कमाल ₹50,000 एंड टू डिलीवर हिम माई ब्लैक हॉर्स, मैं 50,000 दूंगा और काला घोड़ा दूंगा। इनफैक्ट अब ये गुड्स है ना, पार्शियल इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश की है, गलत है जी, गलत है, इनवैलिड है। गुड्स की अदर देन करेंसी। जी नेक्स्ट जी प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 पढ़ लो क्वेश्चन जी, करो अभी बैठ के, एक एक एग्जाम्पल आराम से पढ़ो। इसकी पास पेपर का क्वेश्चन है और उसके नीचे फिर उसका सलूशन है, प्लीज आराम से पढ़ो। इस तरह का अज्यूम करें आप पेपर का क्वेश्चन कर रहे हैं, सलूशन नहीं पढ़ेंगे प्लीज, खुद अपनी रीजन ढूंढें फिर उसका सलूशन पढ़ें, ताकि आपको पता लगे क्या आप सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इट्स अ प्रैक्टिस। कर लो पहले, एक दफा कर तो लो सर। सोल्यूशन नहीं पढ़ना प्लीज, खुद अपनी पहले रीजन ढूंढनी है कि किस रीजन की वजह से मैं इसे वैलिड या इनवैलिड कह रहा हूं, और फिर आपने नीचे सोल्यूशन पढ़ना है। कौन सी बेटे? फिफ्थ में चलें, कर ली सबने एक दफ़ा? चले एक मिनट सिर्फ ये कर लें सारे, फिर उसके बाद इकट्ठे कर लेते हैं। डन? यस सर। मैं अब शुरू से शुरू पूछता हूँ, एक दफ़ा पहले कंप्लीट पढ़ लो जी, शुरू से शुरू जी। ऊपर से 3, इससे ऊपर तो कोई नहीं, 1 2 ओके है। 2B ऑन डिमांड, यानी डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। आई प्रॉमिस टू पे सोनू और ऑर्डर फॉर ₹5,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। जी बेटा, ऑन डिमांड है यानी डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो गया, और मैं वादा भी कर रहा हूँ, क्लियर नज़र आ रहा है सोनू को कि पे करूँगा कितना, 5,000, अमाउंट भी क्लियर है, कोई मुझे इशू नज़र नहीं आ रहा है इसमें। क्या कह रहा है वो नीचे? इट इज़ अ वैलिड प्रॉमिस नोट कंटेनिंग ऑल द एसेंशियल फीचर्स, कोई इशू नहीं है जी। और बेटे 3,
आई प्रॉमिस टू पे आदिल, अच्छा जी प्रॉमिस कर रहा हूँ आदिल को पे करूंगा, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया ₹5,000 एंड 500 शेयर्स ऑफ सिग्मा। नहीं 500 शेयर्स, इनफैक्ट वंस अगेन हमने कहा तुम अदर देन करेंसी डील नहीं करोगे, तो ये तो गुड्स हो गई एक तरह से, शेयर्स है ना, स्टॉक्स हैं, तो क्या हो गया, तो ये गलत हो गया ना, इनवैलिड हो गया। इसके लिए इसकी जो रीज़न जो भी हमने आखिरी पढ़ी क्या है, सम पेएबल मस्ट बी अ लीगल टेंडर, ये वाली इसकी ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। उसने क्या लिखी है, एंड इन नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, ठीक है, बात समझ आ गई। तो लीगल टेंडर वाली उसने उसकी बेस के ऊपर उसने इसको इनवैलिड करार दिया कि भाई ये कौन सा तरीका है 500 शेयर्स। जी 4, मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ। 4 नो इशू। क्वार्टरली कहते हैं विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेस्ट का पता नहीं क्या लिखने की कोशिश, क्वार्टरली का मतलब क्वार्टरली बेसिस होगा, रेस्ट मींस बेसिस होगा यहाँ पे कि क्वार्टर की बेसिस के ऊपर। जी फिफ्थ में प्रॉब्लम, ओके। आई प्रॉमिस टू पे यू और योर सक्सेसर्स ऑन डिमांड ₹10,000, तुम्हें या तुम्हारे सक्सेसर्स को। अच्छा सक्सेसर में अब वैसे तो क्लियर होंगे, सक्सेसर लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो क्लियर होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सक्सेसर, अच्छा वैसे अगर देखा जाए, चलें सक्सेसर डिफाइंड हो, सपोज हमने एक पढ़ा था आई प्रॉमिस टू पे ए और बी, ये वर्ड पढ़ा था, और हमने कहा था ये एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है, आप ए को भी पे कर सकते हो, आपके पे ही एक से ज़्यादा हो सकते हैं, आप दोनों में से किसी एक को भी पे कर सकते हो, ये बात पढ़ी थी हमने। तो इनफैक्ट अगर उस एंगल से देखें तो ये एक वैलिड प्रोमिसरी नोट है, लेकिन अगर मैं इस एंगल से देखूं कि सक्सेसर कौन सक्सेसर्स, अच्छा देखो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो आपकी आल औलाद है, इसके अलावा भी अगर आपकी आल औलाद नहीं है तो आपके सक्सेसर्स तो होते हैं, देन हु विल बी द सक्सेसर, कौन है, और कोई, सॉरी क्या करेगा, कोड डिफाइन, मैं यही कह रहा हूँ ना, फिर एम्बिग्यूटी होगी ना कि कौन है सक्सेसर। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है फिर तो बहुत क्लियर है ये इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आपकी आल औलाद नहीं है, तो फिर सक्सेसर तो तब भी निकल आएंगे आपके, बात समझ आ रही है। तो फिर उस केस में एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगी। तो उसने किस बेस पे रिजेक्ट किया, कहते हैं इट इज़ नॉट अ प्रोमिसरी नोट एज द पे इन द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट सर्टन, तो मुझे यूं कहना चाहिए एज द सक्सेसर डिफाइंड इज नॉट सर्टन, ठीक है, क्लियर हुई बात की। वरना अगर ये लिखे होता ए और बी तो ये क्या होता, या लाइक वो कहता है प्रॉमिस टू पे यू और सलमान, तो क्या होता, वैलिड होता जनाब। वैसे अगर इसके अंदर सलमान भी ना होता, सिर्फ यू होता, आई प्रॉमिस टू पे यू, तो ये बेयर ना हो जाता ऑर्डर की बजाय, क्योंकि यू से कोई भी हो सकता है। हाँ कोई भी हो सकता है, whoever bearer is, भी मिल गया वो यू हो गया, तो बेयर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता। अच्छा जी, दो बंदों के नाम होंगे तब भी तो डिफाइन नहीं है कि कौन है कोई, नहीं डिफाइंड है, क्यों, ए और बी दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्यों नहीं डिफाइंड है बेटे, नहीं एक क्यों कंफर्म करना है, एक से ज़्यादा भी तो लायबिलिटी के लोग होते हैं, जॉइंट प्रॉमिस भी तो हो सकते हैं, ठीक है जी। 5, 6, 7 नो, चलो इसका और प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 हमने एक दफ़ा कर लिया हुआ होमवर्क के तौर पे, ठीक है, चलें ठीक हो गया जी बेटा। ये 7 के सामने मैंने लिखा हुआ, वैसे स्प्रिंग का क्वेश्चन है ये, ठीक है, चलें आगे आएँ ज़रा प्लीज़, आगे आ जाए, मैंने कुछ नहीं पढ़ाना अब ज़रा मैं सिर्फ बताने लगा कुछ चीज़ें। बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था हमने 3.2 के आगे जितनी बातें थी स्पेसिमेन तक हमने पढ़ी हुई हैं, पेज नंबर है बेटा 233, पढ़ा हुआ जी। आगे देखो उसने लिखा हुआ है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ आ, और आगे देखो क्या लिखे हुए हेडिंग, वही वाली बात नहीं, अगली हेडिंग देखो मेरे साथ, ये एक छोटा सा डिफरेंस है, वहां पे क्या था, प्रॉमिस टू पे, इट वॉज अ अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, तो यहां पे क्या होनी चाहिए फिर, अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, ठीक है, डिफरेंस समझ आया बेटी, जरा ये मुझे बस पढ़ दे, बाकी सारा सेम है। ये प्रॉमिस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वर्ड ना है कोई ऐसा जिससे ये गुमान हो कि ये प्रॉमिस कर रहा है, ना ना ना, यहाँ पे ये गुमान आना चाहिए कि ये ऑर्डर जारी कर रहा है। और अच्छा एक और चीज, ऑर्डर के अंदर ये हरगिज मतलब नहीं है कि तुम लिखो पे टू दैट, नहीं, आप तमीज़ के लफाज भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्लीज़ पे, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है प्रॉमिस है, आप क्या कह सकते हो उसे, आप रिस्पेक्ट दे सकते हो किसी को अपने वर्ड से, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो ऑर्डर नहीं रहेगा, ऑर्डर रिस्पेक्ट से भी दिया जा सकता है, ठीक है, चलें प्लीज़। This feature distinguishes it from promissory note.
Further, a request to pay money is not considered to be a bill of exchange. रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, बट हम्बल हो सकता है। जरा एग्जाम्पल पढ़िए जरा फिर प्लीज। 29 की ABCD, आपको हम्बल वर्ड्स भी नजर आएंगे, बट स्टिल वो कहेगा कि ये वैलिड प्रोमिसरी नोट, वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है। पढ़िए जरा प्लीज ABCD। वर्ड उसने प्लीज वर्ड यूज किए होंगे, लेकिन उसका जो मफहूम समझ आ रहा होगा वो यही होगा कि बनाम ऑर्डर है, पे करो। जी पढ़ ली सबने डी तक? अब जरा वर्ड देखो, प्लीज पे रुपीज, तो प्लीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ रहा है कि इसेंस वही है कि पे करे, ठीक है। प्लीज पे ₹50,000 टू एहसान और ऑर्डर। और अगली बात देखो, बिलाल विल मच ऑब्लाइज मी बाय पेइंग टू दाऊद ₹30,000, मुझे खुश कर इसको पे करके। तो इनफैक्ट ठीक है, एक वे है कहने का। अच्छा, जो थर्ड है सी, प्लीज बाबर प्लीज लेट जाजिब हैव 50,000 एंड प्लेस इट टू माई अकाउंट एंड ऑब्लाइज, यानी इसको 50,000 पे कर दो, मेरे अकाउंट में डाल दे, ठीक है। अब इनफैक्ट ये सीम्स लाइक कि आपने इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, बल्कि उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि तू पे कर दे और मेरे अकाउंट में डाल दे, मुझसे ले लें। बात समझ आ रही है? नहीं, प्रॉमिसरी नोट नहीं है, ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। यानी आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्सन के पास अगर आपको पैसे देने और मैं कहता हूँ आप उससे जाके ले लो, और उसको कह रहे हो कि यार इसको पैसे दे दे, मैं तुझे दे दूंगा, ये वाला साफ हो जाना। बात समझ आई है? कुछ नहीं समझे यार? उधारिया, सपोज मैंने इसके पैसे देने हैं, अब मैं उससे उधार लेने के लिए कह रहा हूँ जाओ उससे पैसे ले लो, मैं उसको दे दूंगा। इनफैक्ट ये हो रहा है, ठीक है। वो कहते हैं नहीं बेटा, समझ आई बेटे, आ गई। लेट जाजिब हैव 50,000 एंड प्लेस इट टू माई अकाउंट एंड ऑब्लाइज। चलें जी, अगली बात वो कहता है बुशरा आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज इफ़ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे। नहीं, ये क्या है, तल्ले मिनते करने पे आ गए हो? तल्ले मिनते क्यों कर रहे हो भाई? ऑर्डर दो, पे इंस्ट्रक्शन दो, ठीक है, कि तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो तो इसको पैसे दे दो। नहीं, ये कौन सा तरीका है? इट्स नॉट अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। तल्ले मिनते नहीं करनी, बल्कि ऑर्डर होना चाहिए। हाँ, हम्बल हो सकता है, प्लीज़ का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, रिस्पेक्ट दे सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर? सब मेरे साथ हो? अगली बात देखो 3.4.3 पढ़ी हुई है, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। अगली बात देखो, साइंड बाय द ड्रॉअर एंड ड्रॉई। वहाँ पे क्या होता था? साइंड बाय द मेकर। तो यहाँ पे ड्रॉअर और ड्रॉई क्या करेगा? ड्रॉई एक्सेप्टेंस के टाइम पे सिग्नेचर कर देगा, ठीक है जी। अच्छा, अगली बात जरा पढ़े, पहले इसको पढ़ लें एक दफ़ा बेटे प्लीज। The instrument must be signed by the maker, that is drawer, and subsequently by drawee for acceptance. फॉर एक्सेप्टेंस, प्लीज एग्जाम्पल भी एक दफ़ा पढ़ लें इसकी सारे। आगे वही बातें हैं, पार्टी सर्टन होनी चाहिए, अमाउंट सर्टन होनी चाहिए, लीगल टेंडर होनी चाहिए, सारी वही बातें अगर आप गौर करो तो। जी डन, आगे चलें? नो सर, बस यार पढ़ लो कुछ आगे, ये डिफरेंस पढ़ लो सिर्फ। छोटे छोटे पढ़ लेते हैं ना, सारे मोटे वाले नहीं पढ़ेंगे, आसान आसान वाले पढ़ लेते हैं। हैं यार पढ़ो साथ साथ ना, क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप लोग? अच्छा चलो, हाँ ठीक है जी, चलो ना पढ़े फिर डिफरेंस। चलो एक काम करो फिर, घर जाके ना एक मिनट प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 ये घर से करके आना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 और 9 जो अभी आपने प्रॉमिसरी नोट पे किया ना, वही बिल ऑफ एक्सचेंज पे कि देखो एक क्वेश्चन स्पेसिमेन का नज़र आ रहा है और एक क्वेश्चन हमें उसने वैलिडिटी, बल्कि एक में करैक्टरिस्टिक्स पूछे हैं और दूसरे में वैलिडिटी पूछी है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 और 9 घर से करना है। लो जी, अल्लाह ताला आप सबको समझ फरमाए।